सीरिया में 11 दिन से जारी गृह युद्ध के बीच आखिरकार तख्ता पलट हो गया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने रूस में शरण ले ली है और असद के भागते ही सीरिया में जश्न शुरू हो गया। लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। लूटपाट की। सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। विद्रोही लड़ाके सीरिया के पीएम को उनके दफ्तर से निकालकर एक होटल में ले गए। सीरिया के 5 बड़े शहरों पर अब विद्रोहियों का कब्जा है। अलेप्पो, हमा, होम्स, दारा और राजधानी दमिश्क। सीरिया के मौजूदा हालात बनने की शुरुआत 2011 में हो गई थी। आपको बता दें 13 साल पहले अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में बशर अल असद का विरोध शुरू हुआ और वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही यह खबर सामने आई, पुख्ता हुआ कि बशर अल असद दमिश्क छोड़कर भाग चुके हैं, उसके बाद राजधानी दमिश्क की सड़कों पर और अलग अलग शहरों में जहां पर विद्रोहियों का कब्जा है वहां पर जश्न की तस्वीरें देखने को मिली। फिलहाल इन 6 तस्वीरों के जरिए आप सीरिया के पूरे हालात को समझ सकते हैं। पीएम जलाली को ले जाया गया विद्रोहियों गुटों द्वारा। इसके अलावा दमिश्क में विद्रोहियों ने जश्न मनाया, जम के बमबाजी की, आतिशबाजी की, कपड़े बदल भागते दिखे सैनिक। ये भी ड्रोन की तस्वीरें हैं, सीसीटीवी की तस्वीरें हैं आपके सामने। इसके अलावा जैसे ही राजधानी दमिश्क में दाखिल हुए विद्रोही, उन्होंने टीवी स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया। इसके अलावा मस्जिद में विद्रोही पहुंचे, वहां पर नमाज पढ़ी और एक ऐलान किया गया वहां पर, वो ये कि समावेशी शासन का यहां पर अब समावेशी शासन यहां पर होगा, स्वतंत्रता होगी लोगों को तख्ता पलट से, और इसके बाद तानाशाही से लोगों को आजादी मिली है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। उमर, अब जा चुके हैं दमिश्क से बशर अल असद, विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, आगे स्थितियां क्या बनेंगी, आगे चीजें कैसे बढ़ेंगी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सस्पेंस ऐसे पर्दा उठ गया कि बशर अल असद जो है वो गए कहाँ। कल जो रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान है, इसमें साफ तौर पे कहा गया कि बशर अल असद जो है उन्होंने देश उसके बाद छोड़ा जब उन्होंने नेगोशिएशन कर लिया था, और ये भी कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण जो है वो किया जाएगा। और इसी का नतीजा है कि जो सीरिया के जो प्रधानमंत्री हैं अल जलाली, उन्होंने वीडियो बयान जारी कर इस बात की तस्दीक की और कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण को तैयार हैं। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से विजुअल में जो विद्रोही सैनिक हैं वो इजराइल वो सीरिया के पीएम को अपने साथ ले जा रहे हैं। तो जो शांतिपूर्ण तरीके से दमिश्क में विद्रोहियों का कब्जा हो गया, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी रही क्योंकि असद के सैनिकों ने कोई लड़ाई जो है, कोई जो मोर्चेबंदी है वो नहीं की। अब जो हालात हैं सीरिया में वो ये हैं कि अल जुलानी जो हैं वो दमिश्क पहुंच चुके हैं। उन्होंने मस्जिद से एक तकरीर भी की, एक भाषण भी दिया, और हालांकि वो ये तो कह रहे हैं कि अब सब कोई आज़ाद है और हर कोई खुली हवा में सांस ले, लेकिन अब बहुत सारे सवालात अब बाकी हैं क्योंकि जो अल जुलानी है वो 2016 तक अलकायदा के साथ वो काम करते रहे और उनको वो एक बहुत ही उग्र चरमपंथी रहे। हालांकि अब उन्होंने अपनी मॉडरेट छवि पेश करने की कोशिश शुरू की है, लेकिन देखना है कि जो नई सत्ता आती है उसको लेजिटिमेसी किस तरह की मिलती है। दुनिया के कई देश ये लेजिटिमेसी देने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन देखना है कि किस तरह से वो रूल करते हैं और अब जो लोग वाकई में क्या वहाँ आज़ाद महसूस करते हैं या एक तानाशाही से निकलकर दूसरी तानाशाही में पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं सीरिया के हालात पर हर पहलू पर बात करने के लिए। प्रभु दयाल जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि दमिश्क से जा चुके हैं अब बशर अल असद, अब आगे विद्रोहियों का कब्जा है पूरे देश पर, लेकिन सवाल ये कि आगे शासन कैसा चलेगा, कौन इसका चेहरा होगा, क्या इन अलग अलग विद्रोही गुटों में कोई सहमति बन पाएगी? बात लोकतंत्र की हो रही है, समावेशी शासन की हो रही है, लेकिन क्या यह इतना आसान है? देखिए, आपके संवाददाता उमाशंकर सिंह जी ने एक बहुत सही बात कही कि अब जो हालात हैं उससे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। कुछ सवाल सीरिया के आंतरिक हालात से जुड़े हैं, कुछ रीजनल सिचुएशन से, और फिर ये भी ले दे के सवाल होता है कि भारत के लिए सब क्या मायने रखता है। जी देखिए, जहां तक आंतरिक हालात, अब वहां पर जो अलवाइट्स का
जोर बना हुआ था वो अब खत्म हो रहा, क्योंकि जो सुन्नी मुसलमान हैं वो वहां पर 74-75% है, ऑलमोस्ट 75% वहां सुन्नी मुसलमान हैं। अलवाइट्स जो हैं वो एक शिया सेक्ट के सब सेक्ट हैं और वो कुल लगभग 10% है। लेकिन 54 साल से लगभग वहां पर अलवाइट्स का शासन, 30 साल लगभग हाफिज अल असद, उसके बाद उनके बेटे बशार अल असद। और सुन्नी मुस्लिम ये मानते थे कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, बहुत से जो लोग जेलों में बंद थे, जिनको मारा गया, वो सुन्नी मुस्लिम। तो अब जो ये परिवर्तन हुआ है, इससे वहां जो सुन्नी मेजॉरिटी है जी, उसका रूल स्थापित है और अलवाइट्स के लिए शायद अब मुश्किलें पैदा होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हाफिज अल असद, अगर बशार अल असद कहीं उनको अगर रेफ्यूज या असाइलम मिलता तो या तो रूस में या ईरान, क्योंकि यही दो मुल्क हैं जो बहुत करीब थे उनके। तो दूसरा जो प्रश्न है कि रीजनली और ग्लोबली क्या इम्प्लीकेशंस हैं। देखिए, ये जो कुछ हुआ ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और रूस के लिए भी ऐसा ही। दोनों ईरान और रूस अपनी अपनी लड़ाइयों में मसरूफ थे। रूस जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में और जो ईरान है वो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में। तो वो उतनी सहायता अब नहीं कर पा रहे थे बशार अल असद की जैसे पहले करते रहे थे। तो अब जो ये परिवर्तन हुआ है, इससे इन दोनों देशों के लिए बहुत नुकसान है। मेरा आखिरी सवाल प्रभु सर आपसे वो ये कि सीरिया की जनता को क्या मिलेगा? सीरिया की जनता को एक तो देखिए, जो ऑटोक्रेटिक रूल था बशार अल असद का, उससे मुक्ति है। लेकिन जो ये मोहम्मद अल जुलानी हैं, इनके रूट्स जो हैं वो अलकायदा से जुड़े हैं और अलकायदा ने ही इनको एक नुसरा ग्रुप बनाकर भेजा था सीरिया में परिवर्तन के लिए। तो हालांकि इन्होंने अपनी इमेज को बदलने की कोशिश की है, अपने को थोड़ा मॉडर्नाइज दिखाते हैं और ये कहते हैं कि अब मेरा अलकायदा से कुछ नहीं ताल्लुक है। लेकिन कुछ तो शक रह जाता है कि क्या अब जो जी बिल्कुल प्रभु सर, इस्लामिक ग्रुप है, क्या उनका वहां जोर पकड़ पड़े? जी आता हूं मैं आपके पास। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तानाशाही से निकले, कहीं ऐसे हालात ना बन जाए कि दूसरी तानाशाही के अधीन जनता आ जाए। खैर, ये वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है।